नमस्कार मेरे आत्मीय मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जर्मन भूगोलवेत्ताओं पर बात की है। ठीक है दोस्तों, उसे हम जर्मन स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें हमने देखा था आपसे आस्कर पेसेल, रिच्टोफेन, रैडजेल, हेटनर, अल्बर्ट पेंक, वाल्टर पेंक, कार्ल ट्रॉल आदि के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करते हैं आपसे एक नए स्कूल के बारे में, जिसे हम कहते हैं आधुनिकी फ्रांसीसी भूगोल, यानी कि फ्रेंच स्कूल के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर और देखते हैं फ्रांस में भूगोल के लिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, फ्रांस में नवीन भूगोल का आरंभ 1870 के दशक से एलिस रेकलस के कार्यों से हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि फ्रांस में भूगोल की जो आधुनिक भूगोल की जो शुरुआत हुई थी वो रेकलस के कार्यों से शुरू हुई थी। ठीक है, इससे पहले जर्मनी में आधुनिक भूगोल का विकास कई महत्वपूर्ण विद्वान भूगोलवेत्ताओं जैसे कांट, हम्बोल्ट, रिटर, रैडजेल, हेटनर आदि के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपको दोस्तों बता दूं कि मैं हम्बोल्ट और रिटर को आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कांट को आप कहते हैं आर्म चेयर दार्शनिक भूगोलवेत्ता। ठीक है, रिटर को कहते हैं आप आर्म चेयर जियोग्राफर। ठीक है, और हेटनर को आप कोरोलॉजिकल साइंस का जनक मानते हैं। रैडजेल को आपको पता है कि मानव भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो जर्मनी में इन लोगों ने काम किया था। ठीक है, किंतु फ्रांस में आधुनिक भौगोलिक चिंतन के विकास में एक ही विद्वान वाइडल डी ला ब्लास की केंद्रीय भूमिका थी। यानी कि एक ही विद्वान फ्रांस में ऐसा था जिसके चारों तरफ फ्रांस का भूगोल चलता है। क्योंकि जो वाइडल डी ला ब्लास जो थे, जो उनके शिष्य हुए और शिष्यों के जो शिष्य हुए, इन्हीं की विचारधाराओं से सभी प्रेरित थे। ठीक है, तो केंद्रीय भूमिका किसकी थी? वाइडल डी ला ब्लास की थी। अतः फ्रांस में आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी के बारे में पता होना चाहिए तो वाइडल डी ला ब्लास के बारे में पता होना चाहिए और उसके कामों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, हम करेंगे आगे अभी इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, फ्रांस में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक यानी 1870 के बाद तक भूगोल विषय के शिक्षण कार्य इतिहासवेत्ताओं, सैनिक अधिकारियों और अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता था। यानी कि 1870 तक जो इतिहासकार थे, जो सैनिक अधिकारी हुआ करते थे, जो अर्थशास्त्री हुआ करते थे, वो जो काम करते थे उन्हीं को नाम दे दिया जाता था कि ये भूगोल के अंतर्गत काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भूगोल के अंतर्गत मुख्यतः ऐतिहासिक घटनाओं पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभावों का विश्लेषण किया जाता था। यानी ये देखा जाता था कि जो इतिहास में घटनाएं घटित हुई हैं वो किन भौगोलिक कारणों के कारण घटित हुई हैं। यानी ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने, या कह सकते हैं ऐसे कौन से भौगोलिक कारक थे जिन्होंने इन ऐतिहासिक घटनाओं को होने का जन्म दिया है। ठीक है, तो इस बात का अध्ययन किया जाता था फ्रांस में। सन 1870 से 71 में फ्रांस और प्रसा का युद्ध हुआ। ठीक है, और फ्रांस की उसमें हार हो जाने के पश्चात फ्रांसीसी सरकार का ध्यान दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में फ्रांसीसी उपनिवेशों की स्थापना की ओर गया। दक्षिण पूर्व एशिया में आपको पता है कि जैसे आपका सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया, ये सब देश आते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में जो फ्रांसीसी उपनिवेश थे, उपनिवेश दोस्तों आपको बताया था कि मान लीजिए कोई देश है। ठीक है, तो इस देश पर दूसरे देश का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो जो ये बाहरी देश है, इस देश के संसाधनों का उपयोग वो अपने विकास के लिए करता है, ना कि उस देश के विकास के लिए। जैसे आपको पता है कि भारत में भी अंग्रेज़ों ने अपना उपनिवेश बनाया था, तो उस समय वह भारतीय कच्चा माल को ले जा कर के यूरोप में तैयार करते थे और तैयार माल को ला कर के इंडिया में बेचते थे और अच्छा खासा मुनाफा कमाते थे। ठीक है, तो ये हम कहते हैं उपनिवेश। ठीक है, तो इस प्रकार विकास हुआ। आगे देखते हैं।
उपनिवेशों की खोज और उनके प्राकृतिक संसाधनों तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भूगोलवेत्ताओं के कार्य को महत्व बढ़ गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जो ये देश है कोई और यहाँ पर फ्रांस का अधिकार है। ठीक है, ये फ्रांस देश है और इस देश पर अधिकार है, तो फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता हुआ करते थे उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि वहाँ के वह प्राकृतिक संसाधनों की खोज करें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो यही सब काम हुआ करते थे भूगोलवेत्ताओं के। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता यानी कि फ्रेंच ज्योग्राफर, इसे हम फ्रेंच स्कूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे जर्मन स्कूल था वैसे फ्रेंच स्कूल के भी नाम से जानते हैं। फ्रांस में व्यावसायिक भूगोल यानी कि प्रोफेशनल ज्योग्राफी के विकास में ब्लास की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है, भौगोलिक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले कुछ फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का क्रम निम्न है। क्रम दोस्तों आपको याद रखना है, चाहे वो जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्रम हो, चाहे खोज यात्रियों का क्रम हो, अरब भूगोलवेत्ताओं का क्रम हो या यूनानी भूगोलवेत्ताओं का क्रम हो, साथ ही साथ चाहे रोमन भूगोलवेत्ताओं का क्रम हो, आपको क्रम जरूर याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो में हमने क्रमों की बात की थी, आने वाली वीडियो में हम फिर से क्रम की बात एक बार कर देंगे एक वीडियो में। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं का क्रम। सबसे पहला नाम आता है एलसी रेकलस का। ठीक है, इसके बाद वाइडल डी लाब्लास, फिर इसके बाद जीन ब्रूंज, चौथे नंबर पर अल्बर्ट डिमांजिया, पाँचवें नंबर पर हैं एमानुएल डी मार्टोन, छठवें नंबर पर राउल ब्रांसर, सातवें नंबर पर लुशियन गालो। ठीक है, आठवें नंबर पर हैं पियरे डिफोंटेनिस। ठीक है, पियरे डिफेटी लिखा हुआ है इसमें। नौवें नंबर पर हैं मैक्स मिले सोरे। 10वें नंबर पर हैं एंड्री सिगफ्रीड। ठीक है, और 11वें नंबर पर हैं जैक्विस असेल, हेनरी बॉलेग, एंड्री चोले। 14वें नंबर पर पियरे जॉर्ज और 5वें नंबर पर हैं 15वें नंबर पर हैं जीन गॉटमैन। ठीक है, तो हम अभी आगे इनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। फ्रांस में भूगोल का विकास मुख्यतः विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक विषय आधुनिक फ्रांसीसी भूगोल के रूप में हुआ था। यानी कि फ्रांस में अगर भूगोल का विकास अगर पूछे तो कोई आपसे कि किस रूप में हुआ था, तो व्यावसायिक भूगोल के रूप में हुआ था, यानी कि प्रोफेशनल ज्योग्राफी थी। ठीक है, इसलिए इसे व्यावसायिक भूगोल यानी प्रोफेशनल ज्योग्राफी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एक भूगोलवेत्ता के जो काम हुए हैं और उन्होंने काम किया है उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला नाम आता है आपका एलसी रेकलस का। रेकलस का जन्म 1830 में हुआ और 1905 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, एडी और बीसी के बारे में आपको बताया है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसे एक बार हम और बता देते हैं। मान लीजिए कि ये आपका 0 शताब्दी है। ठीक है, तो 0 शताब्दी के जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये आपका एडी होता है, यानी एनो डोमिनी, इसे ईसा भी कहते हैं। और इस तरफ बाएं साइड वाला आपका बीसी होता है, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पहले का समय। ठीक है, तो आप बीसी और एडी आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो रेकलस का जन्म कब हुआ था? 1830 एडी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1905 में हुई। ठीक है, फ्रांस के आरंभिक भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध आपको बताया है। ठीक है, यानी कि अगर किसी शताब्दी में अगर हम बात करें तो 50 से जो पहले का समय होता है वो आपका पूर्वार्ध कहलाता है। ठीक है, और 50 के जो बाद का समय होता है वो आपका उत्तरार्ध कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे इन्होंने कहा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि 1850 के बाद। ठीक है, ये उत्तरार्ध हो गया। अगर यहाँ पे पूर्वार्ध होता तो 1850 के पहले का समय हो जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो रेकलस ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, रेकलस जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर के शिष्य थे और उनके अनुयायी ही थे। और कार्ल रिटर के बारे में आपको पता है कि इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक भी माना जाता है।
जैसे हमबोल्ट को क्रमबद्ध भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, तो रेकलस जर्मन भूगोलवेत्ताओं जैसे कार्ल रिटर के शिष्य तो थे ही और उन्हीं के ये अनुयायी थे। ठीक है, तो अब आपको कार्ल रिटर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कौन कौन सी विचारधाराएं वो अपनाते थे। अगर वही विचारधाराएं, जाहिर सी बात है कि उनके शिष्य भी अपनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको चित्र दिखाया गया है एल.सी. रेकलस महोदय का, तो इसे आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो पीडीएफ होगा आपका, पीडीएफ हम आपको एक साथ ही प्रोवाइड करा देंगे जब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि समाप्त हो जाएंगे, या उससे पहले जिस वीडियो में भी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे उसमें आपको स्टार्टिंग में ही सूचना दे देंगे। ठीक है, रेकलस महोदय ने, यानी कि इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में ला टेरी नामक भौतिक भूगोल की पुस्तक लिखी, जिसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये पुस्तक आपसे बार बार पूछी जाती है एग्जामों में कि ला टेरी किसने लिखी, एल.सी. रेकलस महोदय ने लिखी, किस भाषा में थी। तो जाहिर सी बात है कि फ्रांस के थे तो फ्रांसीसी भाषा में लिखेंगे। ठीक है, और ये भौतिक भूगोल की पुस्तक थी। प्रकाशन कब हुआ? 1867 में। तो ये आपको याद रखना है। रेकलस ने विश्व का नवीन भूगोल, यानी कि नॉवेल ज्योग्राफी यूनिवर्सल लिखा। ये भी पुस्तक आपको याद रखनी है, यानी कि ला टेरे और विश्व का नवीन भूगोल, यानी कि नॉवेल ज्योग्राफी यूनिवर्सल नामक ग्रंथमाला को प्रकाशित किया था। इस ग्रंथमाला में 19 ग्रंथ 1875 से लेकर के 1894 तक के बीच 20 वर्षों में प्रकाशित हुए थे। यानी कि जो विश्व का नवीन भूगोल है उनकी ये ग्रंथमाला थी, यानी ये केवल एक ग्रंथ नहीं था, इसमें कई सारे ग्रंथ शामिल थे। तो ये जैसे बता रहे हैं 19 ग्रंथ थे और 20 वर्षों में प्रकाशित हुई थी, 1875 से लेकर 1894 तक। ठीक है, रेकलस ने रिटर की ग्रंथमाला अर्धकुंडे की प्रादेशिक विधि का अनुकरण किया था। हमने बताया था आपको कि जो अर्धकुंडे है वो रिटर ने लिखी थी 19 खंडों में और प्रादेशिक विधि पर आधारित थी। तो चूंकि रेकलस कार्ल रिटर के ही शिष्य थे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वह उनकी ही प्रादेशिक विधि का अनुकरण किया उन्होंने। ठीक है, और इस ग्रंथमाला में वैज्ञानिक विवरणों को सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। रेकलस ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पृथ्वी और उसके निवासी ला होमने एट ला टेरे, देखो ये दोस्तों फ्रांसीसी भाषा है तो ऐसे ही कहा जाता होगा, जैसे जर्मन भाषाओं में हमने देखा था कि उनके अजीब गरीब नाम होते थे, तो आपको नाम याद रखना है हिंदी वाला। ठीक है, तो रेकलस ने अपने जो अंतिम समय था उन्होंने पृथ्वी और उसके निवासी ला होमेन एट ला टेरे नामक पुस्तक लिखी थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात 1908 में प्रकाशित हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि रेकलस जी का जो मृत्यु है, यानी कि मृत्यु हुई थी तो 1905 में हुई थी। ठीक है, तो उनकी जो ये पुस्तक है पृथ्वी और उसके निवासी 1908 में प्रकाशित हुई, तो जाहिर सी बात है कि उनके मृत्यु के उपरांत ही प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सामाजिक भूगोल की इस पुस्तक में पृथ्वी पर मानव जाति के ऐतिहासिक विकास और उसके संसाधनों का वर्णन किया गया है। यानी इस पुस्तक में बताया गया है कि प्रारंभ से लेकर के मनुष्य का विकास कैसे हुआ है, मानव जाति का विकास कैसे हुआ है, और पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण कैसा है, संसाधनों के वर्णन की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। रेकलस दृढ़ प्रतिज्ञ आदर्शवादी थे और राजनीतिक विचारधारा से जुड़े थे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिस्थितियों को समर्पित कर दिया था, राजनीतिक और सामाजिक। ठीक है, यानी कि वो ऐसे नेता थे कि जो वो गरीब लोगों की चीज़ों को समझते थे, उनकी तकलीफ़ों को समझते थे और उनके निवारण के लिए काम करते थे। अराजकतावादी कार्यकलापों के कारण रेकलस अपनी युवा अवस्था में जेल भी गए, क्योंकि नेता जो गरीबों के लिए लड़ता है तो जाहिर सी बात उसे जेल तो भेजा ही जाता है, तो जेल भी गए और उन्हें देश निकाला की सज़ा भी भुगतनी पड़ी, यानी उन्हें अपने फ्रांस से भी निकाल दिया गया, अपने देश से भी निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी पुस्तक पृथ्वी और उसके निवासी में स्वीकार किया है कि मानव पर्यावरण की उपज नहीं है, बल्कि वह उसका महत्वपूर्ण भाग है। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने मानव को पर्यावरण की उपज नहीं माना था, ठीक है, और उसका प्रकृति का एक अंग ही बताया था।
जबकि मानव को पर्यावरण की उपज किसने बताया है, यानी कि मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ये किसने कहा है, तो कुमारी चर्चिल सैंपल ने कहा है। ठीक है, और ये नियतिवादी समर्थक थी। और कुमारी जो चर्चिल सैंपल थी ये रेड जेल की शिष्य थी, तो ये आपको याद रखना है। और रेड जेल के बारे में पता है आपको कि ये जर्मनी के थे, लेकिन कुमारी सैंपल जो थी वो यूएसए की थी, लेकिन समर्थक थी नियतिवादी की। और यहाँ पर बता दें आपको दोस्तों कि नियतिवादी का जनक किसे माना जाता है, तो रेड जेल को ही माना जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की उपज या मानव को पर्यावरण की उपज किसने कहा है, तो कुमारी चर्चिल सैंपल ने कहा है। ठीक है, अब उन्होंने नियतिवाद बात को माना नहीं, तो जाहिर सी बात है जो रेकलस थे वो संभववाद के समर्थक थे। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि संभववाद शब्द किसने दिया है और संभववाद के जनक किसे माना जाता है। ठीक है, वैसे हम बता दें आपको कि संभववाद जो शब्द है वो फैब्रे महोदय ने दिया था, और संभववाद संकल्पना का जो जनक माना जाता है वो वाइडल डीला बिलास महोदय को माना जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे उनके बारे में आगे। उन्होंने मानव प्राकृतिक संबंधों की, यानी कि मानव और प्रकृति के संबंधों की सत्य आधारित व्याख्या वैज्ञानिक ढंग से की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच, यानी कि ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच जो संबंध पाया जाता है, या कह सकते हैं जो अंतर संबंध पाया जाता है, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास किया था रेकलस महोदय ने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि जो अगले विद्वान हैं उनका जब हम बात करेंगे तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि फ्रांस में कौन कौन से भूगोलवेत्ता हुए। ठीक है, हमने उनका क्रम देखा, वहाँ की विचारधारा क्या थी, यानी कि व्यावसायिक भूगोल के रूप में यहाँ का विकास हुआ था। ठीक है, इसके बारे में हमने देखा, और हमने प्रथम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एल.सी. रेकलस के बारे में विस्तृत चर्चा की, उनकी पुस्तकों के बारे में बात की, और ये देखा कि वो संभववादी के समर्थक थे और नियतिवादी की वो आलोचना करते थे। ठीक है दोस्तों, PDF आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में या जिस वीडियो में हम देंगे वो सूचना आपको पहले ही दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के साथ। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।